नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स अगर वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 1 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है लैंड ऑफ द अनफ्री और ये बात करता है अमेरिका में जो हाल में ही रेस रिलेटेड राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, उनके बारे में। और ये कहता है कि अमेरिका इज़ इन ग्रेट नीड ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म दैट सपोर्ट्स अ प्लूरलिस्ट ईथोस, यानी कि अमेरिका में अभी कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिससे कि जो डाइवर्सिटी है अमेरिका में उसको समर्थन मिल सके। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये लिंक होता है डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ बात होगी यूएस की, और यूएस में जो अभी हाल ही में रेस रिलेटेड राइट्स हुए हैं इसके बारे में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय घटना है। तो आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने से पहले आइए देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैप में आप देख सकते हैं कि मिनेसोटा, जिस राज्य में ये घटना हुई है, वो यहाँ लोकेटेड है और ये कनाडा से सटा हुआ है। और यहाँ जिस जगह पे या जिस सिटी में ये घटना हुई है उसका नाम है मिनियापोलिस, जो मिनेसोटा की सबसे बड़ी सिटी है। और अगर यूएस का मैप देखें तो आप देख रहे हैं कि ये उसका मुख्य हिस्सा है और इसके अलावा अलास्का भी उसका ही पार्ट है जो कि यूएस ने रशिया से ख़रीदा है, और हवाई ये भी यूएस का ही पार्ट है। और जो कनाडा और यूएस का बॉर्डर है इसको 49 पैरेलल भी कहा जाता है क्योंकि ये 49 डिग्री लैटिट्यूड पे ही आधारित है। और ये विश्व में किसी भी 2 देशों के बीच में सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है। और अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस विश्व का 3रे नंबर का एरिया के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी 3रे नंबर का देश है। और एरिया के हिसाब में इससे बड़े देश हैं रशिया और कनाडा, जबकि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो चाइना और इंडिया इससे बड़े हैं। और यूएस की पॉपुलेशन करीब करीब 32 करोड़ है। और यूएस में 50 स्टेट्स हैं और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है जहाँ की वॉशिंगटन डीसी है, जिसमें डीसी का मतलब ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। तो ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल का शीर्षक ही रखा गया है लैंड ऑफ द अनफ्री, जबकि यूएस को हमेशा से कहा जाता है लैंड ऑफ द फ्री। और जो यूएस का एंथम है जिसको स्टार स्पैंगल्ड बैनर कहा जाता है, क्योंकि उसके फ्लैग में आप देखेंगे कि जो 50 स्टार हैं, जो कि 50 जो स्टेट हैं यूएस के, उनको दर्शाते हैं। तो ये स्टार स्पैंगल्ड बैनर में लैंड ऑफ द फ्री का रेफरेंस आता है कि ये देश है स्वतंत्र लोगों का। लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि जब तक यूएस में रेशियल इनइक्वालिटी है, यानी कि नस्ल भेद है और नस्ल के हिसाब से अलग तरीके का बर्ताव किया जा रहा है कुछ लोगों के साथ, तब तक इसको लैंड ऑफ द फ्री कहना सही नहीं होगा। और इसके लिए यूएस को कुछ विधायी परिवर्तन लाने जरूरी हैं ताकि जो खासतौर से माइनॉरिटीज़ हैं, ब्लैक्स हैं और भी कई माइनॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उन पे काबू किया जा सके। और जो अमेरिकन ड्रीम के लिए यूएसए हमेशा से फेमस रहा है, और ये अमेरिकन ड्रीम है कि आप किसी भी क्लास में पैदा होते हैं लेकिन आप सफलता अर्जित कर सकते हैं यूएस में, क्योंकि यूएस आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, समान अवसर देता है अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए। तो इस तरीके से ये अमेरिकन ड्रीम ही है जिसने विश्व भर से लोगों को आकर्षित किया है अमेरिका की ओर पलायन करने के लिए, वहाँ सेटल होने के लिए। और हम देखते हैं कि अमेरिका में जितने भी महान लोग हुए हैं, जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, वो किसी न किसी दुनिया के कोने से आके वहाँ बसे हैं। और इसीलिए अमेरिका को लैंड ऑफ द इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। तो ये जो एडिटोरियल जिस मामले पे केंद्रित है वो है एक अफ्रो अमेरिकन व्यक्ति की हत्या हो गई है, और ये हत्या हुई है पुलिस एक्शन के द्वारा। और इस घटना को समझते हैं कि इस घटना में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की
मृत्यु हो गई। और ये गए थे एक स्टोर में सिगरेट खरीदने के लिए और इन्होंने वहाँ एक $20 का नोट दिया जो कि नकली नोट था। कैशियर ने उस समय तो नहीं समझा, लेकिन बाद में जैसे ही उसे पता चला कि ये नकली नोट है तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पे पहुंची और इनको हिरासत में लिया गया। और जैसा कि आपने कई सारे हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा होगा कि जब यूएस की पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और ख़ासतौर से अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है या ब्लैक है तो पुलिस का रवैया बहुत ही हिंसाजनक होता है। और वो सीधा पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को ज़मीन पे लिटाया और एक पुलिस अधिकारी ने उनके गले पे अपना घुटना रख दिया। और वहाँ काफ़ी सारे लोग देख भी रहे थे इस घटना को और उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि वो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड ने खुद कई बार कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन पुलिस वाले ने इस बात को नज़रअंदाज किया और करीब करीब 8 मिनट से ऊपर अपने घुटने को उसके गले पे लगातार रखा, जिससे इनकी मौत हो गई। और फिर ये वीडियो वायरल हुआ और वीडियो के वायरल होते ही पूरे अमेरिका में और ख़ासतौर से मिनियापोलिस में काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसने कुछ वायलेंस का भी रूप लिया और इस घटना में कुछ लोगों की मौत भी हुई। तो यहाँ से ये मामला काफ़ी बढ़ गया। अब इस पुलिस ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया गया है और इनके ऊपर 3rd डिग्री मर्डर का चार्ज बनाया गया है और 2nd डिग्री मैनस्लॉटर। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि 3rd डिग्री मर्डर होता क्या है। तो मर्डर को यूएस के कानून के हिसाब से 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और ये बाकी देशों में भी होता है। तो 1st डिग्री मर्डर का मतलब है कि आपने प्लानिंग के साथ भी किया है और आपका इंटेंशन भी था मर्डर करने का। ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो ये 1st डिग्री मर्डर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होता है। 2nd डिग्री मर्डर में प्लानिंग नहीं है लेकिन इंटेंशन है, तो ये 2nd डिग्री होता है। ये थोड़ा सज़ा इसमें कम होती है। और 3rd डिग्री मर्डर में ये बात होती है कि ये आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि जोखिमपूर्ण था और इसमें किसी की हत्या हो जाती है, तो ये चार्ज सबसे कम हो जाता है। तो अभी पुलिस वाले पे जो चार्ज लगाया गया है वो 3rd डिग्री मर्डर का लगाया गया है और इसको लेके भी विरोध हो रहा है। और दूसरा जो चार्ज लगाया गया है वो है 2nd डिग्री मैनस्लॉटर का। और ये भी जैसे कि 2nd डिग्री है तो ये 1st डिग्री से कम वाला चार्ज है और इसका सीधा साधा मतलब ये है कि व्यक्ति ने केयरलेसली कोई काम किया जिसकी वजह से किसी की मौत हो गई। तो ये दोनों ही चार्ज जो पुलिस ने अपने ही अधिकारी के ऊपर लगाए हैं, जिसको बर्खास्त कर दिया गया है नौकरी से, तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस उसको सही ढंग से सज़ा देने के मूड में नहीं है और इसको लेके भी विरोध और ज़्यादा भड़क गया है। और यहाँ एक और बात समझने की है कि यूएस का जो लीगल सिस्टम है उसमें ज्यूरी का भी रोल होता है। यानी कि इंडिया में जैसे हम देखते हैं तो सिर्फ जज ही फैसला सुनाते हैं, बट जो यूएस है वहाँ ज्यूरी भी बैठती है। 10-15 लोग ज्यूरी में बैठते हैं जिनको जज बताते हैं कि केस ऐसा ऐसा है और बाद में ज्यूरी फैसला देती है और उसको जज फिर प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरीके से ये ज्यूरी बेस्ड सिस्टम है। और जैसे ही वहाँ मामला बढ़ा है तो एडिटोरियल में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया और इस ट्वीट से फिर मामले में ने और तूल पकड़ा है और यहाँ फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात सामने आई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया था उसको विवादास्पद मानते हुए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसने उनके ट्वीट को फैक्ट चेक जोड़ दिया उस ट्वीट के साथ। यानी कि वो जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस ट्वीट में कही है वो सही है या गलत है, उसके लिए उन्होंने एक और ट्वीट अपना भी जोड़ दिया साथ में, जिसको लेके प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी आपत्ति दर्ज की है। और कुछ लोगों का भी मानना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है। जबकि ट्विटर का कहना है कि उसने ये इसलिए किया है क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट था उससे वायलेंस का महिमा मंडन हो रहा था, यानी कि ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, और इस चीज़ को रोकने के लिए ट्विटर ने ऐसा किया है। लेकिन यहाँ बात यह भी है कि ट्विटर या किसी प्लेटफॉर्म को क्या ये राइट होना चाहिए कि वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है उसको रोक सके। तो ये काफ़ी बड़ी डिबेट इस मामले से जुड़ गई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को ठग्स की संज्ञा दी है, यानी कि लुटेरा कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब लूटपाट शुरू होती है तो शूटिंग भी शुरू होती है। और इस बयान को लेके भी काफ़ी ज़्यादा
मामले ने तूल पकड़ा है, क्योंकि अंग्रेजी में अगर इसको सुना जाए तो ये है कि व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स। और ये बात सबसे पहले कही गई थी 1967 में, जब ऐसा ही रेस राइट्स का माहौल था और एक मियामी के पुलिस अधिकारी से ये पूछा गया था कि आपके क्षेत्र में क्यों कम हिंसा हुई है। तो उस पुलिस अधिकारी का कहना था कि व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स शूटिंग स्टार्ट्स, यानी कि एक डर का माहौल पैदा किया गया है ब्लैक्स के लिए कि अगर वो किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जो कि अगर वायलेंस की तरफ जाता है तो सीधा पुलिस उन पे फायरिंग करेगी। इस तरीके की एक धमकी भरा बयान था ये, और इसको लेके काफ़ी विवाद भी हुआ। और इसको लेके प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने अपने ट्वीट में सिर्फ फैक्ट बताया है और ये उनकी तरफ से एक बयान नहीं था या उनका ओपिनियन नहीं था इस मामले पे। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की भी हिस्ट्री देखें तो ये ऐसा पहला मामला नहीं है जहाँ की उन्होंने इस प्रकार की हिंसा को हवा दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पहले मैक्सिकन्स को बलात्कारी व ड्रग डीलर होने की संज्ञा भी दी है, और 2017 की शुरुआत में उन्होंने कुछ मुस्लिम बहुल देशों से लोगों के आने जाने पे भी प्रतिबंध लगाया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में काफ़ी निराशाजनक रहा है। आगे एडिटोरियल बताता है कि क्योंकि ये चुनावी वर्ष है अमेरिका में, तो इस प्रकार के रेशियल टेंशन को और ज़्यादा तूल पकड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि नेता इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और जो दोनों कैंडिडेट हैं, और एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा के साथ, जो बिडेन। तो इन दोनों कैंडिडेट्स के ऊपर ये दायित्व होगा कि वो इस तरीके के रेशियल टेंशन्स को और बढ़ावा ना दें और तूल ना दें। और बात ये भी कही जा रही है कि हो सकता है कि इस सब चीज़ों को देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी अपना वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट किसी अश्वेत व्यक्ति को बनाए, यानी कि किसी ब्लैक को बनाए। इसके लिए कुछ नाम भी आगे आ रहे हैं, जैसे कि एक है सेनेटर कमला हैरिस जो कि भारतीय ओरिजिन की भी हैं, और भी कुछ नाम चल रहे हैं। लेकिन एडिटोरियल का कहना है कि ये सारी चीज़ें, यानी कि किसी ब्लैक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाना सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैक है, ये सिर्फ एक टोकनिज्म होगा, यानी कि एक प्रतीकात्मक काम होगा, और इससे कोई ज़मीनी स्तर पे सुधार नहीं आएगा, और इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, इसको नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एडिटोरियल ने ये भी बताया है कि जो बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने से एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब अमेरिका में रेसिज्म या रेशियल प्रोफाइलिंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी इन रेशियल राइट्स को देखकर लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, और अंदर ही अंदर रेसिज्म अभी भी उतना ही व्याप्त है अमेरिका में। और यहाँ एक और बात कही गई थी 1992 में एक चिंतक के द्वारा कि जब आप कहते हैं कि आप अमेरिकन हैं तो इसका मतलब निकलता है कि आप वाइट अमेरिकन हैं, क्योंकि अगर आप अफ्रो अमेरिकन हैं, मैक्सिकन अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, तो हमेशा एक हाइफन भी जुड़ जाता है जिसको आपको कहना पड़ता है कि आप अफ्रो अमेरिकन हैं, ना कि आप अमेरिकन हैं। तो इससे भी पता चलता है कि रेशियल इनइक्वालिटी या रेसिज्म कितना व्याप्त है, कितना फैला हुआ है अमेरिका जैसे देश में। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, अगर इनइक्वालिटी की बात की जाए तो ये विश्व के ज़्यादातर देशों में फैला हुआ है। और यहाँ आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि एक प्यू स्टडी हुई है जिसके हिसाब से 2017 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो एक वाइट हाउस होल्ड और एक ब्लैक हाउस होल्ड में 10 गुना अंतर है इनकम का। कि अगर वाइट हाउस होल्ड की सालाना इनकम $1,70,000 है, तो जो ब्लैक हाउस होल्ड है उसकी सिर्फ $17,000 है। तो इतना बड़ा फासला है वाइट हाउस होल्ड्स और ब्लैक हाउस होल्ड्स के बीच में। और अंत में एडिटोरियल कुछ सुझाव देता है कि किस तरीके से इस तरीके की हिंसा पे काबू पाया जा सकता है और किस तरीके से रेशियल टेंशन को दूर किया जा सकता है अमेरिकन समाज में। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ कानून लाए जाएं जिसके द्वारा पुलिस के द्वारा जो अत्यधिक बल का प्रयोग होता है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, इस पे लगाम लगाई जाए। दूसरा, सभी हेट क्राइम्स यानी कि घृणा अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो, और जो कार्यस्थल पर भी भेदभाव होता है खास तौर से माइग्रेंट्स के साथ, उसको भी रोका जाए। और जो बॉर्डर हैं वहाँ भी जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है प्रवासियों के साथ, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। और ये सब दारोमदार रहेगा जो भी
नया राष्ट्रपति चुन के आएगा वाइट हाउस में, और वो जब तक एक ऐसा एजेंडा लेके नहीं आएंगे जो कि बहुलतावादी लोकाचार का समर्थन करने की दिशा में सरकारी संस्थानों को मोल्ड करेगा, तब तक कई लोगों के लिए जो अमेरिकन ड्रीम है वो एक मिराज बन के रह जाएगा और वो उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो एडिटोरियल का मानना है कि कुछ कानूनी सुधार जरूर लाने चाहिए और अमेरिकी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो रेशियल टेंशन मौजूद है सोसाइटी में उसको दूर करने की कोशिश की जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अमेरिकन ड्रीम है, यानी कि जो अमेरिकन सपना है जो लोगों को आकर्षित करता है अमेरिका की ओर, ये केवल वाइट अमेरिकन्स के लिए ना हो बल्कि सारे अमेरिकन्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी नस्ल से आते हों। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। आइए अब देखते हैं किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के किस स्टेट में या किस सिटी में ये राइट्स हुए हाल में ही। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस सिटी में ये शुरू हुए, और यहाँ आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल लोकेशन का ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए। दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जा सकता है वो स्लेवरी एबलिशमेंट के बारे में हो सकता है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखता है। यूएस सिविल वॉर वगैरह के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सारी चीज़ों को भी आपको तैयार करना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेस रिलेशंस के मामले से, जो कि मेंस में पूछा जा सकता है आपसे कि किस वजह से यूएस में राइट्स हुए, क्या उसके कारण रहे, फैक्टर्स रहे। और दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है वो है सेंसरशिप ऑन सोशल मीडिया के ऊपर, कि क्या सोशल मीडिया को सेंसर किया जाना चाहिए, तो इसके फ़ायदे और नुकसान, इन दोनों पहलुओं पे आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं इससे, और अगर इसको रेगुलेट भी किया जाना चाहिए तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए। क्या प्लेटफॉर्म के पास ये अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्विटर और फेसबुक दोनों ने एकदम विपरीत अप्रोच फॉलो की है प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट को लेकर यूएस में जो राइट्स हो रहे हैं उनके मामले में। जहाँ ट्विटर ने उसको सेंसर किया है, उस पर फैक्ट चेक लगाया है, मास्क किया है उसे, वहीं फेसबुक ने उसको बिना किसी अवरोध के जाने दिया है। और फेसबुक ने ये कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने का माध्यम है और इसलिए उसने इन्फॉर्मेशन को रोका नहीं है। और यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कोविड-19 महामारी है, जिसके द्वारा यूएस में बहुत नुकसान हुआ है और कई लोगों की जानें गई हैं, तो वहाँ भी जो सबसे ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हुए हैं वो ब्लैक्स ही हैं और बाकी माइनॉरिटीज़ हैं। और इसके अलावा एक और सवाल जो बन सकता है वो है यूएस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। तो एक सवाल जो मेंस के लिए बन सकता है कि वो प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम, और उसकी तुलना भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। तो इस तरीके के सवालों के लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।